तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपका T4 के इस मंच पर, जहाँ हम परंपरानुसार हर संडे एक कहानी सुनते हैं। आज फिर मैं वापस आ चुका हूँ कहानी सुनो के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम कहानी सुनेंगे एक सिंहासन की। सिंहासन या दरअसल कहूँ स्थापित सिंहासन की कहानी। तो दरअसल एक स्थापित सिंहासन जैसी है, पर आपको ये निश्चय करना है कि वो सिंहासन स्थापित था अथवा उस सिंहासन पर बैठने वाला। इससे पहले कि मैं आपको आज की कहानी सुनाऊं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको पहले कहानी सुनो के पिछले एपिसोड की थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि कहानी सुनो पर मैं करता ये हूँ कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी के साथ आपको छोड़ देता हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दरअसल वो कहानी किसकी थी। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी वो कहानी थी सम्राट हर्षवर्धन के विषय में। जी हाँ, और जिसने हर्षवर्धन पर पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में हर्ष के बारे में विस्तार से चीज़ें बताई थी और उस कहानी को मैंने आपको पिछली बार सुनाया था। अब पिछली कहानी तो हुई, ये तो थी पिछले कहानी की बात। अब हम बात करते हैं अपनी आज की कहानी की। आज T4 पर मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी एक सिंहासन की। जी हाँ, दरअसल मध्यकाल भारत में, यानी कि लगभग 1000 से लेकर 1500-1700 ईस्वी के बीच में कहीं हमारी ये कहानी प्लेस करती है। अब आपको ये ढूंढना है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौन है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है XYZ वट एवर इट इज़, बिकॉज आपको ये फाइंड करना है कि उसका नाम क्या था। ठीक है, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ जिम्मेदारी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे कि सर आज की कहानी इस व्यक्ति के विषय में थी। ठीक है, तो एक बालक का जन्म होता है जो काफ़ी खूबसूरत था, अच्छा था, और जब वह बड़ा हुआ तो कुशाग्र बुद्धि का भी था। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसे बुद्धिमत्ता और ज्ञान उसके किस्मत में ही था। और आप ये कह सकते हैं कि वह एक राजकुमार था, तो उसकी किस्मत में सिंहासन प्राप्त करना था ही। सिंहासन मिलना उसके जन्म से ही तय हो गया था, क्योंकि उसका पिता एक राजा था। और मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों पर सिंहासन पर पिता के पश्चात पुत्र के बैठने की परंपरा थी। हालांकि ये परंपरा कई राजवंशों के क्रम में नहीं चली, पर हाँ, यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो परंपरा चलेगी। ठीक है, चूँकि वह एक सम्राट का पुत्र था इसलिए उसका शासक बनना तय था। पर शासक बनने के बाद उसने सिंहासन पर बैठकर जो फैसले लिए उसमें कुछ लोगों को उसका पागलपन नज़र आता है, कुछ लोगों को उसकी नासमझी समझ में आती है। लोगों का मानना है कि वह अपने समय को नहीं पहचान सका। वह दरअसल अपने समय से बहुत आगे आ गया था। जो भी हो, उसको अपने किए हुए कृत्यों में क्या दिखा, उसने क्या सोचकर वैसा किया, ये राज उसके साथ ही है। खैर, हम बात करते हैं उसके आगे जीवन की। तो उसे चूंकि राजा बनना था और ये उसकी किस्मत में ही था, पर दरअसल आप जानते हैं कि किस्मत कुछ और होती है और हम लोग कुछ और चाहते हैं। हुआ भी यही। जो सम्मान उसे पूरे जो सिंहासन उसे सम्मान के साथ मिलना चाहिए था, दरअसल वो सिंहासन उसे एक कलंक के साथ मिला। एक ऐसे कलंक के साथ जो ना तो वो धो पाया, ना उसके आसपास के काल में लिखने वाले धो पाए, और ना ही हम शायद कभी धो पाएंगे। क्योंकि एग्जैक्टली दरअसल हुआ क्या था वो ना किसी को पता है ना मुझे पता है। तो दरअसल हुआ यूँ कि एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके पिता की मृत्यु हुई थी ऐसा सबको पता था, पर कुछ लिखने वाले कहते हैं कि उसके पिता की मृत्यु नहीं बल्कि उसके पिता की हत्या हुई थी, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा, यानी कि हमारी कहानी का यह मुख्य पात्र ही था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर सिंहासन प्राप्त करने को लेकर ही ऐसा बड़ा धब्बा लगा हो कि उसने सिंहासन के लिए अपने ही पिता को मार दिया, तो कहानी किस दिशा में जाने वाली है। खैर, सिंहासन पर बैठने के बाद अब उसके पास शक्ति भी थी, उसके पास पैसा धन संपत्ति भी थी, और कुशाग्र बुद्धि का तो वो धनी बचपन से ही था। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने कई सारे ऐसे काम किए जिसने उसे दोनों ओर से जो है बढ़ावा दिया। एक ओर से एक अच्छे और बुद्धिमान सम्राट के रूप में, तो दूसरी ओर एक सन की पागल सम्राट के रूप में। खैर, मैं बात करूँ उसकी अपनी योजनाओं के बारे में, तो वो एक योजनाकार भी था, वही योजनाओं को लागू भी किया, परंतु या तो वो योजनाएं उसके समय से आगे थी या फिर वो उन्हें ठीक तरीके से लागू नहीं कर सका।
हुआ जो भी हो, पर खैर वो योजनाएं जैसी भी रही अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो हुआ यूँ कि उसने योजना बनाई 2 क्षेत्रों पर कब्जा करने की। जी। एक क्षेत्र पर जब वो कब्जा करने गया तो ना सिर्फ वहाँ से उसे भागना पड़ा, बल्कि वहाँ उसके हजारों सैनिक मारे गए। जिस क्षेत्र पर वो कब्जा करने गया था वहाँ के भूगोल ने उसे ऐसा उलझाया कि वो वहाँ से खाली हाथ ही लौट आया। जब उसने दूसरे किसी और क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने सेना इकट्ठी की। सेना इकट्ठी करने के बाद कुछ यूँ हुआ कि वो अभियान कभी हो ही नहीं पाया और योजना योजना ही रह गई। फिर क्या था, जिन सैनिकों को इकट्ठा किया था उन्हें कोई काम नहीं था। काम नहीं था तो वो उन्हें रख के करता क्या। फिर क्या हुआ, सोचा चलो सेना डिसमेंटल की जाए। जब सेना डिसमेंटल कर दी गई तो बताने वालों का यह कहना है कि वो सेना उसी के साम्राज्य में लूटपाट करने लगी, क्योंकि अब उनके पास ना तो जीवन जीने के लिए कोई जरिया था और ना ही करने के लिए कोई काम। इस प्रकार से उसके दोनों विजय अभियान नेस्तनाबूत हो गए। तीसरी उसकी एक योजना के विषय में माना जाता है कि उसने अपनी राजधानी को उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध शहर यानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या जिसे देवगिरी भी कहा जाता है में ले जाने की योजना बनाई। अब इस योजना के पीछे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह योजना उसने दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए बनाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि दिल्ली के लोग उसे बहुत ही बुरे बुरे असभ्य भाषा में पत्र लिखते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। कुछ और लोगों का मानना है कि दिल्ली पर चूंकि उस समय एक खतरा मंडरा रहा था और वो नहीं चाहता था कि दिल्ली एक वीक पॉइंट के तौर पर उसे परेशान करे। वो चाहता था कि उसके साम्राज्य की राजधानी किसी ऐसे स्थान पर हो जो ना तो उत्तर से बहुत ज़्यादा दूर हो ना ही दक्षिण से बहुत ज़्यादा दूर। उसे एक मिड पॉइंट की ज़रूरत थी, एक ऐसे सेंटर की जो चारों ओर से इक्वी डिस्टेंस पर हो। ऐसे ही स्थान की तलाश में उसे देवगिरी नजर आया। खैर ये योजना भी पूरी तरीके से असफल ही कही जा सकती है, क्योंकि जब उसने अपना तलवार वहाँ से उठाकर देवगिरी लेकर आया, लोगों को लेकर आया, तो बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि रास्ते में ही दम निकल गया और वो काल की गाल में समा गए। खैर इस योजना उसे कुछ हाथ नहीं लगा और योजना पूरी तरीके से विफल हुई। साथ ही जब वो सोच रहा था कि कैसे साम्राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ाए जाएं, तो उसका ध्यान गया दोआब क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा यमुना दोआब की। आप जानते हैं कि उत्तर भारत में गंगा यमुना दोआब शायद सबसे उपजाऊ प्रदेशों में से एक है। शायद ही क्या, आप आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत के अगर सबसे उपजाऊ प्रदेशों की गिनती की जाए तो उसमें गंगा यमुना दोआब निश्चय ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो उसने सोचा कि यह क्षेत्र उपजाऊ है, यहाँ के किसान समृद्ध हैं, क्यों ना यहाँ पे कर बढ़ाया जाए और थोड़ी सी साम्राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ाए जाएं। पर जो कहते हैं ना कि जब आपकी किस्मत खराब होती है तो बिल्ली आपका रास्ता नहीं काटती, आप बिल्ली का रास्ता काटते हैं और बदले में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। हुआ भी ये, जिस साल कर की राशि में बढ़ोतरी की गई उसके अगली साल ही एक ऐसा सूखा पड़ा जिससे सारी योजना उल्टी पड़ गई। और जहां सम्राट सोच रहा था कि वो कर की दर में वृद्धि करके साम्राज्य के आर्थिक आधार को मजबूत कर लेगा, अब उसे अपने ही खजाने से लोगों को देने के लिए धन ढूंढना पड़ रहा था। इसी योजनाओं के चलते उछलते वह एक और योजना में उलझ गया, जो योजना थी सांकेतिक मुद्रा चलाने की। सांकेतिक मुद्रा चूँकि उस समय भारत में नहीं थी, भारत में उस समय सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। हाँ, विश्व में कई जगह ऐसे प्रयोग किए गए थे जहाँ सांकेतिक मुद्रा चलाने की कोशिश की गई थी और शायद वहाँ कुछ हद तक वो सफल भी रही थी, पर भारत में परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी। क्या कहें कि उस समय के स्टैंडर्ड पर वो सांकेतिक मुद्रा चलाना संभव ही नहीं था, पर फिर भी उसने रिस्क लिया और हुआ वही, ढाक के 3 बात। लोगों से सोने चांदी के सिक्के लेकर उन्हें सांकेतिक मुद्रा दी गई। पर आप जानते हैं कि काउंटरफिएट या कहें नकली मुद्रा बनाने की जो एक व्यापार है वो पहले भी उतना ही प्रचलित था जितना कभी कभी अभी देखने को मिलता है। तो लोगों ने घर घर में जो है सिक्के बनाना शुरू कर दिए और उसे राजा के नाम से वितरित करना शुरू कर दिया। अब जब जनता इन सांकेतिक मुद्राओं से परेशान हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो राजा के पास पुनः समस्या उत्पन्न हो गई। अब उसे
लोगों से वापस सांकेतिक सिक्के लेने पड़े और वापस से उन्हें सोने चांदी के सिक्के देने पड़े। इस प्रकार से उसकी ये योजना भी पूरी तरीके से असफल साबित हुई। अब हैं तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, आप जानते हैं कि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। कहानियों की यही एक प्रकृति है कि वो चली ही आती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। पर आप जानते हैं कि समय एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। समय को समझना शायद सबसे कठिन समय है ना। आपको कभी ये समय ही नहीं मिलेगा कि आप समय को समझ सकें। अगर आपने चलते चलते समय को समझ लिया तो शायद आप दुनिया के सबसे किस्मतवार इंसान हो सकते हैं, और अगर आपने उसे नहीं समझ पाया तो वही आपकी किस्मत का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। खैर, समय तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, पर ठीक है, हम लोग ने चीज़ों को समझा इतना, ठीक है। मैं आखिरी बात जो आपको बताता हूँ वो ये है कि जब उस शासक की मृत्यु हुई तो उसी का एक समकालीन विद्वान लिखता है कि इस बादशाह से लोगों को मुक्ति मिल गई और लोगों को बादशाह से। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में इसका मूल्यांकन किया गया है। खैर, अब आपको ये बताना है, आपकी जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में बताने की कि दरअसल में शापित कौन था। शापित वो शासक था जो सिंहासन पर बैठा था, अथवा वो सिंहासन ही शापित था, या फिर वो समय से आगे सोचने के कारण फेल हुआ। आपको यह बताना है कि उसकी असफलता के कारण क्या थे, वो कौन था। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ T4 से। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हर संडे को हम लोग T4 पर एक कहानी सुनाते हैं और अगले संडे मैं फिर इसी समय आपके साथ हाजिर हो जाऊँगा। T4 के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।